हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है रोहित रेलवे TM4 क्लास में। इस क्लास में दोस्तों आप लोग को रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया जाता है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि आकाशगंगा का आकार कैसा है। आकाशगंगा जो मिल्की वे, इंग्लिश में मिल्की वे बोला जाता है, तो इसका आकार कैसा है? तो सर्पिल, यानी सर्पिल में ना स्पाइरल होता है, ठीक है। सर्पिलाकार होता है, स्पाइरल स्पाइरल होता है, ठीक ना। आकाशगंगा का आकार कैसा है? तो स्पाइरल होता है, सर्पिलाकार, ठीक है। इसका 80% भाग कैसा होता है? ये स्पाइरल होता है, ठीक ना, सर्पिलाकार होता है। और हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे आकाशगंगा कहते हैं। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे आकाशगंगा, इसी को बोला जाता है दूध मेखला या आकाशगंगा, चाहे मिल्की वे बोला जाता है, ठीक ना। इसको सबसे पहले किसने देखा? तो गैलीलियो ने आकाशगंगा को सबसे पहले देखा था। और आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी कौन है? आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी कौन है? तो देवयानी। उसको इंग्लिश में एंड्रोमेडा कहा जाता है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? एंड्रोमेडा बोला जाता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर चमकदार वस्तु है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चांद। चांद एक गैर चमकदार वस्तु है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर है? ठीक है, तो ये किसके बराबर है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शून्य, ठीक है। पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य कितने के बराबर होगा? तो ये शून्य के बराबर होगा, ठीक है। आप लोग को याद रहेगा कि जब पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा लगाने, यानी पृथ्वी जो हो गया, ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में चांद द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो शून्य कार्य होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि नीचे के शब्दों में किसका संबंध दूसरों से नहीं है? तो नीचे के शब्दों में किसका संबंध दूसरों से नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, धरती। धरती दोस्तों ये भी ग्रह है, ये सभी ग्रह है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक रीजनिक तौर पर दे दिया गया है दोस्तों, ठीक ना। यहाँ पर रीजनिक तौर पर दे दिया गया पहला नंबर कि ये शुक्र, शनि और बृहस्पति, ये सप्ताह का नाम है, और लेकिन ये धरती ये ग्रह का नाम है। ये बाकी सब तो ग्रह हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पर धरती ये विषम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? पृथ्वी का द्रव्यमान है, ठीक है। आप लोग जानते हैं कितना होता है दोस्तों? अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर कंफ्यूज होने वाला होता है, जानते हैं क्या? यहाँ 6 × 10⁻⁻24 किलोग्राम दिया है, और यहाँ पर दे दिया है 6 × 10⁻24। इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक ना। हम जो बता रहे हैं दोस्तों ये हकीकत है। एग्जाम में कभी जाइएगा ना तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि -24 है कि +24 है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, +24, यानी 6 × 10⁻24 किलोग्राम होगा। पृथ्वी का वजन द्रव्यमान कितना है? पृथ्वी का जो द्रव्यमान है यानी मास कितना होता है? 6 × 10⁻24 किलोग्राम, ठीक ना। आप लोग को इतना याद रखना है कि हम लोग पॉजिटिव वे में रहते हैं, यानी ऊपर रहते हैं, यानी पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, तो ये 24 प्लस में हो जाएगा, ठीक ना। माइनस में नहीं लेकर चलना है। जो हम लोग रहते हैं पृथ्वी पर तो वो पॉजिटिव में रहते हैं, नेगेटिव में नहीं। तो 6 × 10⁻24 किलोग्राम, ठीक है। आप लोग को याद रहेगा कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? 6 × 10⁻24 किलोग्राम होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि डैश भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं कि डैश भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है, तो कौन करता है? तो ये कर्क रेखा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्क रेखा भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है, ठीक है। कर्क रेखा, ठीक ना। आप लोग को याद रहेगा कर्क रेखा कितना डिग्री पर रहती है? तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। मकर रेखा 66 डिग्री, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश भी बोला जा सकता है, ठीक है। अब भूमध्य रेखा ये 0 डिग्री पर हो जाता है। तो प्राइम मेरिडियन 180 डिग्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, फिर से वही प्रश्न आ गया कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 × 10⁻24 किलोग्राम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि अंतरिक्ष में एक डैश वस्तु है जिसमें गैस और धूल की पूंछ वाली बर्फीली कोर है जो लाखों मील तक फैली हुई है। तो क्या है दोस्तों कि अंतरिक्ष में एक
डैश वस्तु है जिसमें गैस और धूल की पूंछ वाली बर्फीली कोर है जो लाखों मील दूर तक फैली हुई है। तो कौन है दोस्तों? ये धूमकेतु। धूमकेतु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉमेट बोलते हैं दोस्तों। या पुच्छल तारा बोलिए, पुच्छल तारा, धूमकेतु और कॉमेट तीनों एक ही है दोस्तों। ठीक है। अगला नंबर प्रश्न है कि नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह ब्लू प्लेनेट के रूप में भी जाना जाता है? नेपच्यून आप तो जानते हैं, नेपच्यून क्या बोला जाता है? नेपच्यून को वरुण ग्रह बोला जाता है। वरुण, नेपच्यून को क्या है? वरुण बोला जाता है। ठीक है। तो नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह जो ब्लू प्लेनेट के रूप में जाना जाता है? तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, पृथ्वी। ठीक ना। हम लोग जानते हैं कि नीला ग्रह किसे बोला जाता है? पृथ्वी। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों बोला जाता है? तो ये यहाँ पर पानी की उपस्थिति के कारण, ठीक ना, जो यहाँ पर महासागर समुद्र ये सब है, तो ऊपर से देखने पर नीला दिखाई पड़ता है, इसलिए ब्लू प्लेनेट बोला जाता है पृथ्वी को। अगला नंबर प्रश्न है कि डैश के कारण आकाश में तारा टिमटिमाता है। डैश के कारण आकाश में तारा जो टिमटिमाते हैं, जो ऊपर में है, तो आकाश आकाश में जो तारा टिमटिमाता है दोस्तों, तो किस कारण से? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है। इसमें भी लोग कंफ्यूज होते हैं, ये प्रकाश के प्रकीर्णन मार के आ जाएंगे, नहीं तो प्रकाश के प्रवर्तन, लेकिन इसका राइट आंसर है अ, वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन। देखिए दोस्तों, आकाश है यहाँ पर, यहाँ भी अ है। इस हिसाब से आप लोग याद रखिएगा कि आकाश में तारा टिमटिमाता है तो अपवर्तन के कारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं दोस्तों कि आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है, कमेंट जरूर करिएगा। और आप लोग को किस चीज़ की तैयारी करना है आप लोग कमेंट में भी बताइएगा, और किस बुक से तैयारी करना है ये भी बताइएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि कुछ ग्रहों के उपनाम है और उनमें से एक लाल ग्रह है। यह ग्रह कौन सा है? तो आप लोग जानते हैं लाल ग्रह आयरन ऑक्साइड के कारण ये लाल दिखाई देता है, तो इसका कौन सा? तो ये मंगल ग्रह को लाल ग्रह बोला जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह बोला जाता है। इसके उपग्रह के नाम कौन 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 से हैं? तो इसके उपग्रह दो हैं दोस्तों। इसके उपग्रह दो हैं, तो फिबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस जो कि मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। ठीक है। ये कौन से ग्रह हैं? तो लाल ग्रह। लाल ग्रह किसको बोला जाता है? मंगल ग्रह को। और किस कारण से? तो आयरन ऑक्साइड के कारण। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है कि किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ पर होता है? किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ पर होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर पिंड का भार न्यूनतम होता है। ठीक है। न्यूनतम होता है चाहे जीरो होता है, कहाँ पर? तो ये भूमध्य रेखा पर। ठीक है दोस्तों। आगे आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6.4 इंटू 10⁶मीटर। 6.4 इंटू 10⁶मीटर। देख लीजिए दोस्तों, पृथ्वी की ये त्रिज्या होती है, ये भी प्लस में होगा। 10⁶ है तो ये भी प्लस में होगा। वहां पर पृथ्वी का द्रव्यमान पूछ रहा था, तो पृथ्वी का द्रव्यमान आप लोग जान गए, 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। ठीक है। वहां पर द्रव्यमान पूछ रहा है इसलिए किलोग्राम, यहाँ पर त्रिज्या पूछ रहा है इसलिए मीटर। और कितना होता है? तो 6.4 इंटू 10⁶मीटर, प्लस में होगा, माइनस में नहीं दोस्तों। ठीक ना। ये भी आप लोग याद रखिए कि पृथ्वी है, तो पृथ्वी की बात कर रहे हैं तो प्लस में होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि भारत भूमध्य रेखा से मात्र डैश और डैश डिग्री उत्तर में है। यानी भारत जो है भूमध्य रेखा से कितने डिग्री उत्तर में है? तो ये 8 डिग्री उत्तर में है। ठीक ना। भारत भूमध्य रेखा से कितने डिग्री उत्तर में है? तो 8 डिग्री उत्तर में है। आप लोग को याद रखना पड़ेगा, तो कितना डिग्री? तो 8 डिग्री उत्तर में है भूमध्य रेखा से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि एक पूर्णिमा और उससे अगली पूर्णिमा के बीच की अवधि कितने दिनों से थोड़ी अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 29.5 दिन। 29.5 दिन होता है। ठीक है। एक पूर्णिमा से अगले पूर्णिमा के बीच की अवधि कितने दिन की होती है? कितने दिन की होती है अवधि? तो ये 29.5 दिन की होती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि किस तारामंडल के अन्य नाम बिग डीपर और ग्रेट बियर और सप्तर्षि है? क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं कि किस तारामंडल के अन्य नाम बिग डीपर, ग्रेट बियर और सप्तर्षि है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सप्तर्षि मंडल। यानी इसी को इंग्लिश में बोला जाता है उर्सा मेजर। उर्सा मेजर को ही सप्तर्षि मंडल बोला जाता है, और उर्सा माइनर को रिस बोला जाता है। वृषक वृषक स्कॉर्पियो इंग्लिश में बोला जाता है ओरियन। ओरियन। ठीक है दोस्तों, ओरियन को ओरियन ही। आगे आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि हिमावरी 9 एक जापानी डैश उपग्रह है। हिमावरी 9
एक क्या है, हिमावरी 9 एक जापानी मौसम उपग्रह है। क्या है, तो मौसम उपग्रह। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मौसम उपग्रह है। हिमावरी 9 एक जापानी क्या है, तो मौसम उपग्रह है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि पूर्णिमा के बाद अगले 14 दिनों में जहाँ चंद्रमा पतला होता रहता है और अदृश्य हो जाता है, उसे डैश कहा जाता है, तो चंद्रमा की क्षय अवस्था। चंद्रमा की क्षय अवस्था, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि रात्रि के समय आकाश में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा है। रात्रि के समय आकाश में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है लुब्धक तारा। लुब्धक तारा, ठीक है। सबसे चमकीला तारा साइरस तारा, ठीक है। सबसे चमकीला तारा साइरस तारा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि रात्रि के समय वही उसी को बोला जाता है शायद, लुब्धक तारा यानी साइरस तारा को ही। रात्रि के समय आकाश में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा साइरस तारा यानी लुब्धक तारा बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, यही था दोस्तों आज के क्लास में। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद।